नमस्कार बच्चों, आज पुनः आप सबका हिंदी की पाठशाला में हार्दिक स्वागत है। आज हम इस हिंदी की पाठशाला में पदबंध का अध्ययन करेंगे। आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इस बार कक्षा 10 में पदबंध को पाठ्यक्रम में रखा गया है। तो शब्द व पद पाठ्यक्रम में नहीं है, जबकि इसके पहले कक्षा 10 में ये थे। लेकिन इसके विषय में भी, यानी इसके विषय मतलब शब्द व पद के विषय में भी हम संक्षेप में अध्ययन करेंगे, क्योंकि सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो आइए पदबंध का अध्ययन करने से पहले शब्द व पद का अध्ययन करें, जितना पदबंध को समझने के लिए यहाँ पर आवश्यक है। तो पदबंध से देखिए पहले शब्द और पद। यदि शब्द भाषा की अर्थवान स्वतंत्र इकाई है तो वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद है। जैसे कमल, तालाब, खिलना, ये तीनों अर्थवान और स्वतंत्र शब्द हैं। अब ये जब वाक्य में प्रयोग हो जाते हैं, देखिए इनके मेल से बना वाक्य है, कमल तालाब में खिलता है, यानी इस वाक्य में प्रयुक्त तीनों शब्द अब पद बन गए हैं। अर्थात जब तक शब्द वाक्य के बाहर रहता है तो शब्द कहलाता है, किंतु जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तब वह पद बन जाता है। आगे देखते हैं हम कि शब्द के भेद कितने हैं। किसके आधार पर? रूपांतर के आधार पर शब्द के दो भेद हैं, विकारी, अविकारी। विकारी शब्द वह होते हैं जिनमें लिंग, वचन, कारक आदि के कारण परिवर्तन होता है, और वह भेद हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अविकारी शब्द वह हैं जिनके मूल रूप में परिवर्तन नहीं होता है, यानी किसी भी कारण, कि चाहे वचन, कारक, काल या लिंग, किसी भी कारण से उनके मूल रूप में परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें अव्यय कहते हैं। अब ये अव्यय जो है चार होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। तो खासकर से हम इसमें अव्यय में यानी क्रिया विशेषण का ही अध्ययन करेंगे। अब एक चीज ये भी बताना चाहूंगा आपको कि ये जो हमने देखा कि रूपांतर के आधार पर शब्द के एक तरह से देखा जाए कितने हो गए? 5 भेद हो गए: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण ही अव्यय है। तो ये 5 जो भेद हैं शब्द के, चूंकि शब्द ही जब वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो पद बन जाता है, जिसका हमने अध्ययन किया। तो वही जो शब्द के 5 ये भेद हैं, यही पद के ही 5 भेद हैं। यानी संज्ञा, यानी जब कोई संज्ञा है जब वाक्य में प्रयुक्त हो गई तो संज्ञा क्या हो गई? संज्ञा शब्द नहीं रह गया और संज्ञा पद बन गया। तो वो जो पद के 5 भेद हैं वही 5 भेद पदबंध में भी होंगे। इसीलिए मैं आपको यहाँ पे बता दिया कि शब्द के भी 5 भेद, पद के भी 5 भेद और पदबंध के भी 5 भेद, क्योंकि जो पदों का समूह है वही पदबंध बन जाता है। तो वही चीज यानी संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध, ये चीज हम आगे भी पढ़ेंगे। यहाँ पे हम यानी भेद जानने के लिए कि पदबंध में 5 भेद कहाँ से आए, तो इसके लिए हमें इसकी जानकारी होनी चाहिए कि शब्द के 5 भेद हैं, यानी रूपांतर के आधार पर, है ना। और वही भेद जब यानी पद में भी वही 5 भेद हैं और यही 5 भेद पदबंध के भी हैं। आइए अब हम पदबंध के बारे में जानें। कई पदों का समूह पदबंध कहलाता है। यह पदबंध वाक्य का ऐसा अंश होता है जो स्वयं एक पद की भांति वाक्य में प्रयुक्त होता है। पदबंध को वाक्यांश भी कहते हैं। निम्नलिखित वाक्यों के रेखांकित अंशों पर ध्यान दें। अब जैसे पहला वाक्य है यहाँ पे, लड़का घर जाता है। अब पहले वाक्य में देखिए यहाँ लड़का एक क्या है, अब यहाँ पर लड़का शब्द संज्ञा शब्द नहीं है, ये संज्ञा पद है यहाँ पे। लेकिन दूसरे वाक्य में देखिए, छोटा लड़का घर जाता है। फिर इस तरह तीसरा वाक्य में देखिए, तीसरे वाक्य में एक छोटा लड़का घर जाता है, रेखांकित है, उस चीज ध्यान रखिएगा। और चौथा, मेरा एक छोटा लड़का घर जाता है। तो यहाँ पे रेखांकित क्या है? छोटा लड़का, एक छोटा लड़का, मेरा एक छोटा लड़का। इसको समझे पहले कि वाक्य में हमने आपको बताया कि प्रयुक्त लड़का जो है संज्ञा शब्द ना होकर संज्ञा पद है। क्यों है संज्ञा पद?
संज्ञा तब तक ही था संज्ञा शब्द जब वाक्य में नहीं था, जब वाक्य में प्रयोग हो गया तो वो अब संज्ञा पद बन गया, इसलिए लड़का शब्द यहाँ संज्ञा पद है। लेकिन अब वाक्य 2 में देखिए छोटा लड़का, वाक्य 3 में एक छोटा लड़का तथा 4 में मेरा एक छोटा लड़का को पद के स्थान पर स्थानापन्न किया जा सकता है, क्योंकि ये सभी वाक्य में वही कार्य कर रहे हैं जो अकेला लड़का पद कर रहा है। तो कहने का मतलब क्या है हमारे कि वाक्य 2 और 3 और 4 के पद मिलकर पदबंध बनाते हैं। इस प्रकार कई पदों से बने पदबंध को जो एक ही पद का काम करता है पदबंध कहते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि जब एक से अधिक पद मिलकर एक व्याकरणिक इकाई का काम करते हैं तब उस बंधी हुई इकाई को पदबंध कहते हैं। जैसे आप पुनः एक बार देख लीजिए, जैसे इसमें लिखा है मेरा एक छोटा लड़का घर जाता है, पहले वाक्य में देखिए लड़का घर जाता है, तो पहले वाले क्या है लड़का सिर्फ अकेला है, उसकी कोई यहाँ विशेषता नहीं बता रहा। लेकिन अब यहाँ मेरा एक छोटा, ये जो तीनों पद हैं मिलकर के लड़का के लिए काम कर रहे हैं, लड़का की विशेषता बता रहे हैं। तो ये यानी यहाँ पर 4 पदों का समूह जो है पदबंध बन गया। इसीलिए यहाँ परिभाषित किया गया है कि जब एक से अधिक पद मिलकर एक व्याकरणिक इकाई का काम करते हैं तब उस बंधी हुई इकाई को पदबंध कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, शब्द पद और पदबंध में अंतर देख लीजिए। शब्द क्या है, लड़का अच्छा, यानी शब्द ये एक अर्थ भी देता है, स्वतंत्र भी है। लड़का यानी शब्द अर्थ देता है, अच्छा से भी अर्थ समझ में आता है, तो यह भी स्वतंत्र है, तब तक ये शब्द है। यहां लिखा है अगले में लड़के ने, अच्छी, फिर है प्रत्यय लगाकर बना रूप पद, यानी अच्छा से अच्छी बना हुआ है, चाहे प्रत्यय लगाकर रूप में लड़का से लड़के हो गया, इसमें भी ए प्रत्यय लगा हुआ है, अच्छा में बड़ी मात्रा लगी, अच्छी बन गया इसमें, तो ये पद बन गया। तो चाहे प्रत्यय का रूप लगाकर बना रूप है वो भी पद होता है, और चाहे ये जो स्वतंत्र शब्द हैं, अर्थवांश शब्द हैं, जब वाक्य में प्रयोग कर दिए जाते हैं तब भी वह पद बन जाते हैं। तीसरी जहां देखिए, अब तीसरा चीज यानी पदबंध क्या है, एक लड़के ने, फिर हमारी कक्षा के सबसे मेधावी लड़के ने, फिर अगला है सुंदर सलोना बच्चा, यानी ब्रैकेट में देखिए लिखा है इसमें कि पदबंध में एक से अधिक पद होते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 पद है ना, यहाँ अगले में 1 2 3 4 5 6 7 यानी 7 पद कर मिलकर के ये सब, यानी यहाँ कहें हम कि हमारी कक्षा के सबसे मेधावी, ये सब मिलकर के लड़के के लिए काम कर रहे हैं। तो ये सब मिलकर के क्या हो गया, एक पदबंध हो गया। सुंदर सलोना बच्चा, सुंदर सलोना किसकी विशेषता बता रहे हैं, बच्चे की, तो यानी तीनों पद हो गए मिलकर के एक पदबंध। आशा रखता हूं कि आप समझ रहे होंगे। अब आगे हम बढ़ते हैं। प्रत्येक पदबंध में एक शीर्ष या अंतिम पद होता है जिस पर अन्य पद आश्रित होते हैं, जैसे सुंदर बच्चा। क्या यहाँ है, सुंदर बच्चा, पदबंध में सुंदर पद पर यानी सुंदर पद बच्चा पद पर आश्रित है। यहां देखिए सुंदर बच्चा, यानी सुंदर किस यानी सुंदर विशेषता किसकी बता रहा है, बच्चे की, नहीं बच्चा की। तो ये सुंदर किस पर आश्रित है, बच्चा पर। तो दोनों में शीर्ष पद कौन हुआ या अंतिम पद, बच्चा। तो पदबंध में शीर्ष या अंतिम पद पर एक से अधिक पद आश्रित हो सकते हैं, जैसे वह 4 खिलाड़ी लड़के में शीर्ष पद क्या है, यहाँ पे लड़के हैं, लेकिन वह 4 खिलाड़ी क्या हैं, आश्रित पद हैं। ये तीनों जो है लड़के की विशेषता बतला रहे हैं, इसलिए यहाँ पे लिखा है कि ये तीनों विशेषणात्मक हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, लिखा है इसमें कि पदबंधों का शीर्ष या अंतिम पद जिस शब्द भेद का, यानी कहने मतलब क्या है, पदबंधों का शीर्ष या अंतिम पद जिस शब्द भेद का होता है, यानी अंतिम पद के स्थान पे यानी संज्ञा है तो संज्ञा पदबंध, वहां पे सर्वनाम है तो सर्वनाम पदबंध, वहां विशेषण है विशेषण पदबंध। तो इस तरह वही कहने पदबंध भी उसी प्रकार का होता है। यदि पदबंध का अंतिम शब्द संज्ञा है तो वह संज्ञा पदबंध होगा, इसी प्रकार अंतिम शब्द विशेषण होने पर विशेषण पदबंध होगा। अगर है ना सर्वनाम है तो सर्वनाम पदबंध होगा। क्रिया पदबंध में मुख्य क्रिया पहले आती है और उसके बाद अन्य क्रियाएं आती हैं, ये ध्यान रखना। फिर आगे देखिए पदबंध के भेद, जो हमने आपको पहले भी बताया
कि पदबंध के 5 भेद होते हैं: संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध। क्रिया विशेषण पदबंध को ही अव्यय कहते हैं। तो ये 5 भेद हुए। मैंने जो शब्द में 5 भेद बताए थे वही यहाँ पर भेद हैं, उसका कारण भी मैंने आपको बताया। अब आगे देखते हैं, पहला भेद का अध्ययन करते हैं, संज्ञा पदबंध। जब पदबंध का अंतिम अथवा शीर्ष पद संज्ञा हो और अन्य सभी पद उसी पर आश्रित हो तो वह संज्ञा पदबंध कहलाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं, झूठ बोलने वाले लोग बेईमान होते हैं। यहाँ जो मोटे अक्षर हैं या काले शब्द हैं, देखिए छपा हुआ है यहाँ पे, झूठ बोलने वाले लोग। अब इस जो संज्ञा पदबंध है, झूठ बोलने वाले लोग, कैसे निर्धारित किया गया है कि संज्ञा पदबंध है? कि इसमें अंतिम या कहें या शीर्ष, इन चारों में शीर्ष पे कौन है या अंतिम में कौन है? लोग है। लोग शब्द क्या है? संज्ञा है, इसलिए ये संज्ञा पदबंध होगा। इसी तरह से अगला देखिए, सामने के मकान में रहने वाला लड़का चला गया। सामने के मकान में रहने वाला लड़का, ये संज्ञा पदबंध है। अब इसमें भी देखें पूरे वाक्यांश में, सामने के मकान में रहने वाला लड़का, अब इसमें अंतिम या शीर्ष पद क्या है? लड़का है। तो लड़का भी क्या हुआ? संज्ञा है, इसलिए ये भी संज्ञा पदबंध है। तीसरा उदाहरण देखते हैं, परिश्रम करने वाले छात्र अवश्य उत्तीर्ण होंगे। परिश्रम करने वाले छात्र, इन चारों पदों में यानी शीर्ष या अंतिम पद कौन है? छात्र है। छात्र भी क्या है? संज्ञा है, इसलिए ये परिश्रम करने वाले किसकी विशेषता बता रहे हैं? छात्र की विशेषता बता रहे हैं। तो यहां भी तीसरा वाक्य भी या उदाहरण क्या हुआ? संज्ञा पदबंध है। आगे देखते हैं, दूसरा भेद है पदबंध का सर्वनाम पदबंध। सर्वनाम पदबंध के शीर्ष में सर्वनाम पद रहता है। इसमें कई पद मिलकर सर्वनाम इकाई के रूप में काम करते हैं। जैसे पहला उदाहरण देखिए, दीन दुखियों की सहायता करने वाले आप कौन हैं? अब इसमें देखिए जो मोटे अक्षर हैं, इसमें अंतिम कहें या शीर्ष में कहें, शीर्ष पद कौन है? आप है। तो आप क्या है? आप सर्वनाम है, इसलिए दीन दुखियों की सहायता करने वाले, ये सब किसकी विशेषता बता रहे हैं? आप सर्वनाम की, इसलिए कौन से पदबंध बने? सर्वनाम पदबंध। दूसरा उदाहरण देखिए, चोट खाए हुए तुम भला क्या खेलोगे। अब यहां पर ये जो मोटे अक्षर हैं उसमें शीर्ष पर कौन है? तुम शब्द है, तो तुम भी क्या है? सर्वनाम है। तो चोट खाए हुए तुम, ये शब्द यानी कौन सा पदबंध हुआ? सर्वनाम पदबंध। तीसरा, तकदीर की मारी मैं कहां पहुंची। अब यहां तीसरे उदाहरण में भी देखिए कि तकदीर की मारी मैं, इसमें शीर्ष या अंतिम पद कौन है? मैं है। मैं क्या है? संज्ञा या सर्वनाम? तो मैं तो सर्वनाम है, इसलिए तीसरा भी उदाहरण भी तकदीर की मारी मैं सर्वनाम पदबंध है। बाहर से आए यात्रियों में कुछ शाकाहारी हैं, यानी चौथा उदाहरण देखिए। अब इसमें जो काले अक्षर हैं या मोटे अक्षर हैं, बाहर से आए यात्रियों में कुछ, अब इसमें भी शीर्ष पद कौन है? कुछ है। तो ये कुछ क्या है? सर्वनाम है, इसलिए बाहर से आए यात्रियों में कुछ, ये सब क्या बन गया? सर्वनाम पदबंध बन गया। क्यों बन गया? क्योंकि ये बाहर से आए यात्रियों में ये सब मिलकर के कुछ की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए ये सब बन गए क्या? सर्वनाम पदबंध। पांचवा उदाहरण देखते हैं हम, आपके मित्रों में से कोई समय पर नहीं पहुंचा। अब यहां भी काले अक्षर जो हैं या मोटे अक्षर जो हैं, आपके मित्रों में से कोई, अब इसमें भी अंतिम या शीर्ष पद कौन है? कोई है। कोई क्या है? सर्वनाम है, इसलिए ये सभी क्या बन गए? अब सर्वनाम पदबंध। तो आशा रखता हूं कि आप सर्वनाम पदबंध भी समझ गए होंगे। अब हम तीसरा पदबंध पढ़ेंगे, विशेषण पदबंध। तीसरा पढ़ते हैं हम, विशेषण पदबंध। जो पदबंध संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बतलाते हुए विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो उसे विशेषण पदबंध कहते हैं। जैसे पहला उदाहरण है,
उसका घोड़ा अत्यंत सुंदर फुर्तीला है। अब यहाँ जो तिरछे या कहें कि मोटे अक्षर हैं, अत्यंत सुंदर फुर्तीला, ये किसकी विशेषता बता रहे हैं? घोड़े की, घोड़ा की। इसलिए क्या हो गया? अत्यंत सुंदर फुर्तीला। ये तीनों पद मिलकर के विशेषण पद, तीनों पदों का समूह क्या हो गया? विशेषण पदबंध बन गया। गहरी काली कमीज पहनो। अब गहरी काली किसकी विशेषता बता रहा है? कमीज की। तो ये गहरी काली क्या हुए? विशेषण पदबंध। ठीक है। अब तीसरा उदाहरण देखिए, घर से भागा हुआ लड़का मिल गया। घर से भागा हुआ, कौन भागा? लड़का। कौन विशेषता बता रहा है? घर से भागा हुआ, ये विशेषता बता रहे हैं लड़का की। तो ये घर से भागा हुआ क्या हो गया? ये चारों पद मिल यानी समूह बन करके, चारों पदों का समूह कौन सा पदबंध हुआ? विशेषण पदबंध। चौथा उदाहरण है, सबसे कम बोलने वाला वह आज चुप है। ठीक है। फिर इसमें सबसे कम बोलने वाला, ये विशेषता बता रहे हैं किसकी? वह सर्वनाम की। तो लेकिन कहा जाए इसमें विशेषण पदबंध छाटिए, विशेषण पदबंध है, तो इसमें सबसे कम बोलने वाला क्या हो गया? विशेषण पदबंध हो गया। और यही प्रश्न आपको पूछा जाए इसमें कि इसमें सर्वनाम पदबंध छाटिए, तो आपको कहाँ तक लिखना है? सबसे कम बोलने वाला वह भी लिखेंगे, ये मिला करके तब वो सर्वनाम पदबंध बन जाएगा। वह को हमने छोड़ दिया तो विशेषण पदबंध हो गया। ठीक है। इसी तरह इसमें भी आपने देखा कि गहरी काली कमीज पहनो। अगर हमने लिख दिया आपसे इसी वाक्य में ये पूछा जाए कि इस वाक्य में से आप संज्ञा पदबंध छाटिए, तो आपको लिखना है गहरी काली कमीज। और इसी में कहा जाए कि विशेषण पदबंध निकालिए, तो गहरी काली सिर्फ लिखना है, क्योंकि हमें विशेषण पदबंध छांटने के लिए कहा गया है या पहचानने के लिए कहा गया है, तो हम गहरी काली लिखेंगे। कमीज क्योंकि संज्ञा है, तो जब हम संज्ञा पदबंध कहा जाएगा तो गहरी काली कमीज लिखेंगे। तीसरे में भी इसी तरह है, लड़का संज्ञा है। अगर कहा जाए कि इसमें घर से भागा हुआ लड़का मिल गया, इसमें से आप संज्ञा पदबंध निकालिए, तो घर से भागा हुआ लड़का लिखेंगे तो क्या बन जाएगा? संज्ञा पदबंध। और इसी वाक्य में कहा जाए विशेषण पदबंध छाटिए, तो आपको सिर्फ लिखना है घर से भागा हुआ, तो विशेषण पदबंध हो गया। देखिए इसमें कुछ लिखा है इसमें कि उपर्युक्त वाक्यों के मोटे अक्षरों वाले पदबंध विशेषण पदबंध हैं। संरचना की दृष्टि से विशेषण पदबंध विशेषण विशेषण से, संज्ञा विशेषण विशेषण अव्यय आदि के संयोग से बनते हैं। ठीक है। जैसे इसमें लिखा है विशेषण विशेषण से, तो अत्यंत सुंदर फुर्तीला क्या है? सब कई पद हैं लेकिन ये सब विशेषण है। आप सब मिलकर के काम कर रहे हैं, किसकी विशेषता है? घोड़े की विशेषता बता रहे हैं। तो तीनों पद का समूह क्या बन गया? विशेषण पदबंध बन गया। इसीलिए यहाँ लिखा है कि विशेषण विशेषण से। इसी तरह जो है संज्ञा और विशेषण में भी हुआ है। घर क्या है? संज्ञा है, भागा हुआ नहीं विशेषण, तो ये संज्ञा विशेषण से मिलकर बना। इसी तरह सबसे कम बोलने वाला भी विशेषण अव्यय का। तो इस तरह के जो है संयोग से विशेषण पदबंध बनते हैं। तो आशा रखता हूँ कि विशेषण पदबंध भी आप समझ गए होंगे। आगे हम बढ़ते हैं क्रिया पदबंध। चौथा पदबंध क्या है? क्रिया पदबंध। मुख्य क्रिया के साथ जुड़कर संयुक्त या सहायक क्रिया जब एक समग्र इकाई मतलब क्रियापद बनाते हैं, तब उसे क्रिया पदबंध कहते हैं। जैसे मुझे सुनाई पड़ रहा है। अब इसमें देखिए सुनाई शब्द क्या है? मुख्य क्रिया है। पढ़ रहा है संयुक्त है, और इसमें कहें तो रहा है यानी सहायक क्रिया। तो ये सब मिलकर के सुनाई पड़ रहा है, चारों पद मिलकर के कौन सा पदबंध बना? क्रिया पदबंध। फिर इसी तरह दूसरा हम उदाहरण देखते हैं। वह लड़का चलता चला जा रहा है। चलता चला जा रहा है, इसमें 5 पद हैं। अब पांचों मिलकर के किसका काम कर रहे हैं? क्रिया पदबंध का। अब दरवाजा खोला जा सकता है। तीसरे उदाहरण में देखिए, खोला जा सकता है। खोलना क्या है? मुख्य क्रिया है। जा सकता है उसके साथ सहायक और संयुक्त मिला हुआ है। तो इस तरह खोला जा सकता है कौन सा पदबंध हुआ? क्रिया पदबंध है। नाव पानी में, चौथा उदाहरण देखते हैं। नाव पानी में डूबती चली गई। डूबती चली गई क्या है? क्रिया पदबंध हो गया। पांचवा उदाहरण इसी तरह से है। हम पढ़कर सो जाया करते हैं। तो पढ़कर सो जाया करते हैं, ये सब क्या हो गया? क्रिया पदबंध। तो आगे हम बढ़ते हैं। पांचवा भेद क्रिया विशेषण पदबंध।
जब कई पदों के योग से एक ऐसा पदबंध बनता है जो क्रिया की विशेषता बताता है, अर्थात क्रिया विशेषण का कार्य करता है, उसे क्रिया विशेषण पदबंध कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में देखिए, मैंने आधी रात तक तुम्हारी प्रतीक्षा की। कब तक प्रतीक्षा की? आधी रात तक। तो आधी रात तक किसकी विशेषता बता रहा है? क्रिया की। तो इसलिए आधी रात तक ये तीनों पद क्या हो गए? किसके, कौन सा पदबंध हुआ यहाँ पे? क्योंकि आधी रात तक ये तीनों पद मिलकर क्रिया की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए क्रिया विशेषण पदबंध हो गए। कुछ लोग धीरे धीरे बातें करते हुए चले जा रहे थे। तो कैसे चले जा रहे थे? धीरे धीरे बातें करते हुए। तो ये धीरे धीरे बातें करते हुए पांचों पद मिलकर के, पदों का समूह मिलकर किसकी विशेषता बता रहे हैं? क्रिया की। इसलिए कौन सा पदबंध हुआ यहाँ पर? क्रिया विशेषण पदबंध। यानी क्रिया विशेषण पहले समझ लिए, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? वह शब्द जो क्रिया की विशेषता बतलाते हैं उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। और विशेषण किसे कहते हैं? वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उसे विशेषण कहते हैं। तो वही चीज है। तो चूंकि यहां पर धीरे धीरे, कुछ लोग धीरे धीरे बातें करते हुए, यहां एक शब्द नहीं है, यहां पर 5 पद हैं, या है ना, 5 पद मिलकर के किसकी विशेषता बता रहे हैं? चले जा रहे थे, क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। इसलिए क्या हो गया? ये क्रिया विशेषण पदबंध हो गया। वह बहुत धीरे धीरे उठा। अब वो बहुत धीरे धीरे क्या है? ये विशेषण है। अब किसकी विशेषता बता रहे हैं? उठा। उठा की विशेषता बता रहे हैं, यानी क्रिया की। तो कौन से, अब ये तीनों पद कौन, क्या हो गए? क्रिया विशेषण पदबंध हो गए। यानी तीनों पद मिलकर के क्या बन गया? एक पदबंध बन गया, है ना। उसी तरह से चौथा उदाहरण देखिए, वह गेंद की तरह लुढ़क कर गिर गया। कैसे गिर गया? गेंद की तरह लुढ़क कर गिर गया। तो गेंद की तरह लुढ़क कर, ये चारों पद मिलकर के पदबंध बन गए। कौन सा पदबंध बना? क्रिया विशेषण पदबंध, क्योंकि गिर गया की विशेषता बता रहे हैं। 5वां उदाहरण देखिए इसी तरह से, बालक रोता हुआ सनय सनय मां के पास पहुंचा। मां के पास कैसे पहुंचा? बालक कौन पहुंचा? यानी बालक कैसे पहुंचा? रोता हुआ सनय सनय। तो ये सभी पद मिलकर के, है ना, पहुंचा कि यानी क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। इसलिए ये बालक रोता हुआ सनय सनय, ये क्या है? क्रिया विशेषण पदबंध है। तो इस तरह से हमने देखा आज पदबंध, और आशा रखता हूं कि आप लोग संज्ञा पदबंध और सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध, 5 पदबंध समझ गए होंगे। और क्रिया विशेषण पदबंध की विशेषताएं क्या है, एक थोड़ा से देख लीजिए। हिंदी में क्रिया विशेषण पदबंध की रचना प्रायः संज्ञा तथा परसर्ग या अव्यय के संयोग से होती है। जैसे पहला है इसमें, मैं ऊपर वाले कमरे में रहूंगा। तो ऊपर वाले कमरे में, इसमें क्या लिखा है? इसमें कि हिंदी में क्रिया विशेषण पदबंध की रचना कैसे होती है? संज्ञा तथा प्रसर्ग या अव्यय के संयोग से, संयोग यानी मिल करके होती है। तो ऊपर क्या है? ऊपर एक क्या है? ये अव्यय है। कमरा क्या है? संज्ञा है ना। तो इस तरह से ऊपर वाले कमरे क्या बन गया है? क्रिया विशेषण। वह छत के ऊपर सो रहा है। छत क्या है? संज्ञा है। ऊपर क्या है? अव्यय है। के क्या है? परसर्ग है, यानी विभक्ति। तो ये तीनों पद मिलकर के किसका काम कर रहे हैं? क्रिया विशेषण बन गए, यानी क्रिया का विशेषता बता रहे हैं। छत के ऊपर क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। और इस तरह से ये छत के ऊपर जो पदबंध है, कौन सा पदबंध है? क्रिया विशेषण पदबंध। ध्यान देने योग्य बातें हैं। स्मरणीय बिंदु है कि जब कई पद मिलकर एक इकाई के रूप में कार्य करें तब उसे पदबंध कहते हैं। शीर्ष में जो पद, शीर्ष में मैंने बताया, अभी हमने शुरू से ही देखा कि शीर्ष या अंतिम कहें, शीर्ष में जो पद यानी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया या क्रिया विशेषण होता है तो वही नाम उस पदबंध का होता है। अन्य पद आश्रित होते हैं। तो इस तरह से हमने आज पदबंध का अध्ययन किया और उसके 5 भेदों का अध्ययन किया। आशा रखता हूं कि आप लोग
आज पदबंध समझ गए होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ।